नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सबसे प्रिय चैनल दी आईडी पॉकेट पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया कंसेप्ट जो टेंस का पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ आए हैं। इसमें हम किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे वो हम सबसे पहले देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम सबसे पहले जनरल कंसेप्ट की बात करेंगे, एक जनरल कंसेप्ट जो आपको मदद करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ कैसे करना है और उसकी पहचान कैसे करनी है। दूसरा पार्ट वर्ब पैटर्न का, कि किस वर्ब पैटर्न का उपयोग कब किया जाता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने समझा था, दो प्रकार के जो वर्ब पैटर्न्स पाए जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो एडवर्बल्स बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो फ्यूचर को शो करते हैं वो कौन से होते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद जो इसके यूसेज है, इसके उपयोग जो है वो कैसे हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है ये होता क्या है। सबसे पहले तो आप इस एक शब्द को देखें, फ्यूचर का मतलब ही क्या होता है, भविष्य। जब आप बात भविष्य लिखते हो, फ्यूचर लिखते हो, तो एक चीज़ तो तय हो जाती है कि उसका संबंध जो है वो कभी भी वर्तमान से नहीं होता और उसका संबंध आपके अतीत से भी नहीं होता। इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, पर हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो आने वाला पार्ट है, जो चीज़ भविष्य से वर्तमान में आ सकती है, उसकी हम बात करेंगे। तो किस में करेंगे, वो हम बात करेंगे फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर से रिलेट करेंगे। हम उसको भविष्य काल कहेंगे, यानी कि वो सारी घटनाएं जो डिस्टेंट लेवल पर वर्तमान से दूर समय में पड़ी है और कभी ना कभी उसके वर्तमान में आने की संभावना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो टेंस है ये ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो गया कि वहां पर आप जो है कुछ आशावादी होकर के सोचते हैं कि वो काम होगा। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट को आप इस तरीके से समझें, जैसा कि हमने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें समझने का एक शॉर्ट तरीका आपको बताया था कि एक तो उसमें कभी भी कंटिन्यूस सिचुएशन नहीं होगी। आप कभी भी सेंटेंस में कंटिन्यूस सिचुएशन यानी कि रहा, रही, रहे हिंदी में और अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप सेंटेंस में कभी भी नहीं पाएंगे क्या, कि रूट फॉर्म के साथ ing। Both the situation we do not have in the sentence. If we are not given the situation, continuous situation नहीं है, और साथ में completed situation भी नहीं है। यहाँ जब मैं completed की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि have के साथ थर्ड फॉर्म वाली स्थिति भी नहीं है। जब ये दोनों स्थितियाँ नहीं हैं तो एक चीज़ और देखें कि उसमें एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है। यदि ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें एक्शन के पूर्ण होने की बात भी नहीं की जा रही है और साथ में किसी एक्शन की बात की जा रही है, whenever we find the situation that we do not have continuous situation, we do not have completed situation, and we have action in this sentence regarding the future, it means the sentence has relation with indefinite. Definitely the sentence will be indefinite. ये तो हो गया टेक्निकल रूप से। अब इसको थोड़ा और समझें। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है कि जो आपकी क्रिया होती है उसके साथ ग अक्षर जरूर आता है। क्या आता है, ग अक्षर। ग में ग यानी कि गा, गी, गे ऐसा जरूर मिल सकता है। ये समझने का सतही स्तर है।
ये आप हिंदी में समझेंगे, ये आपका मानसिक स्तर मजबूत करने के लिए होगा। और ऐसे ही सेंटेंस को जब आप अंग्रेजी में सुने तो ध्यान देना, सेंटेंस में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब रूट फॉर्म आएगी। ध्यान देना, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हो गया इसका जनरल कंसेप्ट कि कैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानेंगे। आपको आया समझ में? एक बार मैं फिर से रिपीट किए देता हूं। देखो, इसको हम 3 तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मानसिक स्तर पर कोई भी सेंटेंस आप सुने या बोलें या लिखें तो और आपको पहचानना हो कि वो इंडेफिनिट है या नहीं है, हम गा गी गे पर ना आकर के पहले हम बात करते हैं कि वो सेंटेंस जो होगा वो कभी रनिंग नहीं होगा। यू डू नॉट हैव एक्शन इन रनिंग सिचुएशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू डू नॉट फाइंड द एक्शन इन कंप्लीटेड सिचुएशन। आपको काम पूर्ण अवस्था में नहीं मिलेगा। whenever you do not find the both of the situation, it means the possibility of the indefinite is essential. The possibility is more than other situations. It means जब भी आप वहां पर एक्शन पाएंगे, कंप्लीटेड सिचुएशन नहीं है, कंटिन्यूस सिचुएशन भी नहीं है, तो उसके इंडेफिनिट होने के चांसेस है। अब इसको सतही तौर पर समझें। अगर आप 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड में हैं तो आप इसको यूं समझें कि अगर सेंटेंस में क्रिया के साथ गा गी गे है तो उसका मतलब है कि वो इंडेफिनिट है। लेकिन बात यहां भी वही बात है कि वहां सेंटेंस में क्रिया के साथ रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो whenever we find the situation of this type और this type, यदि ये स्थिति है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, और यदि ये स्थिति नहीं है तो भी वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। और यदि वो इस स्थिति में है, ध्यान देना, विल प्लस शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म भी यदि आपको अंग्रेजी के वाक्य में मिलती है तो भी वो क्या होगा? फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। देखो, कंसेप्ट जो है वो जनरेट करने में समय भले ही लगे लेकिन अच्छी तरह से जनरेट होना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन ये है, इफ यू डू नॉट हैव द बोथ द सिचुएशन एंड in the sentence you have an action, it means the sentence is indefinite. Okay? अगर इसको ऐसे समझे, क्रिया के साथ गा गी गे, यानी कि जब भी कोई भविष्य में होने वाले काम के साथ गा गी गे आता है तो फ्यूचर है। ठीक है? जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, गाऊंगा, है ना, कूदूंगा, भोजन करूंगा, पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें क्या है, किस टेंस में आएंगी? क्योंकि मैं करूंगा। एक आशावादी नजरिए से हम सोचें तो ये फ्यूचर से रिलेट करता है, जिसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन। व्हेन वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, जब हम बड़े आशावादी हैं, देन वी से। वास्तव में तो इसको कुछ लोग टेंस मानते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ घटनाओं का सफर जारी रहता है। हम इंडिकेट करते हैं, हम तय करते हैं कि उस समय हम ये काम करेंगे। भविष्य की गर्त में किसी काम के होने की जो निशानी है वो बनी रहती है, और उसका उल्लेख आप जो है वो प्रेजेंट में करते हो। अगर ऐसा है तो फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। आया समझ में? तो इसको हमने इस तरह से समझा, उसको हमने हिंदी में समझा। और यदि वो सेंटेंस आपको अंग्रेजी में मिले, सपोज आई से यू, आई विल टीच यू, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ा तो नहीं रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं, समझ में? ना अतीत से रिश्ता ना वर्तमान से रिश्ता, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये प्रस्ताव हो सकता है ना, मेरा वादा हो सकता है, कुछ ऐसा है जो भविष्य में घटित होने वाला हो। ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दोस्तों, एक पार्ट इसका कंप्लीट होता है कि ये जनरल कंसेप्ट क्या है।
मतलब सेंटेंस को सुनते ही, देखते ही या लिख रहे हो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, फिर हम तय करते हैं कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है या नहीं है। मैं कल भी आपको इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, ये इंडेफिनिट है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ काम रनिंग सिचुएशन में है। कहा था ना, रनिंग सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये इंडेफिनिट का नहीं है। दूसरा, मैं आपको कल तक ये टॉपिक करवा चुका हूँगा। अब यहाँ पर काम के पूर्ण होने की बात हो रही है। अगर अंग्रेजी में बात करूं तो आप देखें कि यहाँ कंप्लीटेड सिचुएशन को शो किया जा रहा है, काम पूरा हो चुका होगा, ये इंडेफिनिट नहीं है। अगर हिंदी में बात करूं तो देखो चुका, चुकी, चुके के साथ गा, गी, गे का उपयोग किया जा रहा है, ये भी इंडेफिनिट नहीं है। लेकिन मैं आपको कल एक पेन दूंगा, मैं कल आपको एक अच्छा कंसेप्ट समझाऊंगा, मैं आपको बाजार लेकर के जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल पतंग उड़ाऊंगा, कल हमारे दोस्त हमारे घर आएंगे। देखो इन सब में क्या है? कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। दूसरा, परफेक्शन भी नहीं है और एक्शन हो रहा है। एक्शन का होना जरूरी होता है, तभी वो टेंस के दायरे में सेंटेंस आएगा। तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट हुआ। आया समझ में? अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे इसमें वर्ब का पैटर्न कौन सा यूज होता है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिएगा, लिखें, समझें और ना समझ में आने पर कमेंट करके पूछें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि इसका जो वर्ब पैटर्न है वो क्या होता है, कैसी वर्ब का यूज होता है और क्यों होता है, हम ये समझेंगे। ओके, तो इस प्रकार हमने जाना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है। हमने इसके जनरल कंसेप्ट की बात की। फ्यूचर इंडेफिनिट में कभी भी सेंटेंस रनिंग सिचुएशन में नहीं होगा, कभी भी सेंटेंस के पूरे हो जाने की, यानी कि सेंटेंस में आने वाले कार्य के पूर्ण हो जाने की कभी बात नहीं होगी, लेकिन एक्शन की बात होगी और वो एक्शन भविष्य में पड़ा होगा, यानी कि भविष्य में बताया जाएगा आपको कि वो काम होगा, भविष्य के समय को लेकर के बताया जाएगा कि वो काम कब होगा। अगर ऐसा है तो फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। अब हम बात करते हैं इसके वर्ब पैटर्न की। ध्यान देना, हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि वर्ब पैटर्न जो है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चलता है। अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, रमेश विल give me his bike. You have a sentence here to discuss. Who is the doer of the sentence? Ramesh. It means my sentence is started from, this is left side. It means my sentence runs from the right side to left side or at the पॉइंट, यानी कि एट द फुल स्टॉप, टूवर्ड्स द फुल स्टॉप माई सेंटेंस रन्स। ओके, जब मेरा सेंटेंस लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है और जैसा कि आप जानते हो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव बोलते हैं। अब ऐसे सेंटेंस में जब रमेश विल गिव, यानी कि रमेश यानी कि आपका सब्जेक्ट और ये वर्ब दोनों मिल करके किसी वस्तु पर, यानी कि व्यक्ति के अलावा या किसी व्यक्ति पर कार्य करते हैं, यानी कि कुछ भी मिल करके, ये दोनों मिल करके कुछ भी भविष्य में करने की योजना बनाते हैं। चल नहीं रहा है, हो नहीं चुका है, काम के पूर्ण होने की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर का इंडेफिनिट है। रमेश विल गिव मी हिज बाइक। रमेश मुझे देगा, अपनी बाइक देगा। तो देखो दोनों ने मिलकर के क्या किया, बाइक को देने का काम किया। किससे देने का काम किया? इस व्यक्ति को। अब यदि इसमें मैं टाइम क्लोज या टाइम एडवर्बल जो मैं डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने यहां पर डाल दिया, तो अब वो कब देगा? कल देगा।
देगा, इसमें हमने टाइम को नहीं लिखा। अब अगर मैं टुमारो लिख दूं तो टाइम को मैंने डाल दिया, तो ये टाइम एडवर्बल हो गया, इसका मतलब वो मुझे कल देगा। तो ये कौन सा हुआ, ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न है जब आपका सब्जेक्ट काम करता है तो सेंटेंस लेफ्ट टू राइट चलता है, और उस समय ध्यान देना आपकी जो ये वर्ब है उसका मुंह इधर होता है, राइट साइड में होता है। किस तरफ होता है, राइट साइड में होता है, वो अपने से आगे आने वाले ऑब्जेक्ट पर काम कर रही होती है। इस तरफ इसकी पीठ होती है, ये एक्टिव वॉइस, और ये पैटर्न नंबर 1 लेफ्ट टू राइट होता है जब आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब सब्जेक्ट को मेंशन करना जरूरी होता है, सब्जेक्ट के बगैर काम नहीं चले, ऐसा सेंटेंस अगर हमें लिखना है तो फ्यूचर में हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ लेकर के जाएंगे। हाँ, है समझ में। अब हम इसमें एक उदाहरण और लेते हैं, वो क्या है वो देखें। जैसे I will teach him English, ठीक है, in coming days। आप इस सेंटेंस को आराम से देखें और थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए समझने का प्रयास करें। Who is the doer of this sentence? That is I. Okay. अब आई लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा, उसका मुंह वर्ब की तरफ है, वर्ब का मुंह आगे की तरफ है। तो अब आप देखें कि इसमें वर्ब क्या है, टीच, विल टीच, विल टीच। अब आप देखो पढ़ाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर के जिस पर काम करते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहां ऑब्जेक्ट सबसे पहले ये हुआ हिम, देन इंग्लिश। अब ये और ये दोनों आपको समझने पड़ेंगे, ये हिम और ये इंग्लिश, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न आपका होगा लेफ्ट टू राइट। तो वेन एवर यू आर गिवन सेंटेंसेस टू ट्रांसलेट इन एक्टिव सेंटेंस, तो आपको कौन से पैटर्न का यूज करना होगा। वेन एवर यू हैव सब्जेक्ट, वेन एवर यू हैव डूअर इन द सेंटेंस, यू स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड स्टार्ट्स योर जर्नी लेफ्ट टू राइट टूवर्ड्स द फुल स्टॉप। आप यहां से आगे से लेकर के पीछे की तरफ आप इसमें चलें। तो ये पैटर्न कौन सा हुआ, लेफ्ट टू राइट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पैटर्न की बात करते हैं जो आता है राइट टू लेफ्ट। अब जो राइट टू लेफ्ट होता है उसमें हम क्या करें, जो आपका सेकंड पैटर्न है राइट टू लेफ्ट। पहले इसमें समझ लें कि राइट टू लेफ्ट में क्या मीन है। आपकी जो वर्ब है, जो आपका लेफ्ट टू राइट था, उसमें वर्ब का मुंह जो था वो फुल स्टॉप की तरफ था, यानी कि अपने से आगे आने वाले ऑब्जेक्ट की तरफ था। अब ये क्या करेगी, इसका अपने से पहले आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन है ना, जो नाउन या प्रोनाउन है उस पर वो काम करेगी, यानी कि अब ये इसकी तरफ देखेगी पहले, यानी कि ये वर्ब राइट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि इस हाथ की तरफ काम करेगी, इस पर जो नाउन है उस पे काम करेगी। तो ये पैटर्न क्या कहलाता है, राइट टू लेफ्ट। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, ए बुक विल बी गिवन टू मी टुमारो, ठीक है, एक किताब कल मुझे दी जाएगी। ध्यान से देखें, एक किताब कल मुझे दी जाएगी। हु इज द पर्सन हु आर रेडी टू गिव
द बुक टू मी। कौन है वो व्यक्ति जो मुझे किताब देगा? देयर इज नो मेंशन, वहां कोई है ही नहीं, वहां पर हमने उस व्यक्ति का उल्लेख ही नहीं किया। इट इज नॉट मेंशन इन द सेंटेंस। हु गिव्स मी बुक नहीं दिया हुआ है। काम किस पे हो रहा है? किताब पे हो रहा है। तो यहां क्या लिखा? ए बुक। अब आप देखें, जब आप इसमें राइट टू लेफ्ट चलते हैं फ्यूचर में, तो विल के साथ किसका उपयोग करना? बी का। तो आप इसमें यह ध्यान रखना कि फ्यूचर में जब भी आप राइट टू लेफ्ट चलें, इसी को हम कहते हैं पैसिव ऑफ द फ्यूचर। तो हमेशा क्या होगा? जो आपकी वर्ब होगी, विल, ठीक है, या सेल, उसके साथ आप बी का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में केवल और केवल विल का यूज किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां समझ में आया? ए बुक विल बी गिवन टू मी, मुझे एक किताब दी जाएगी। यदि इसी सेंटेंस में मैं यहां पर बाय मोहन लिख दूं, जैसे मोहन के द्वारा, तो आप ध्यान रखें ये जो द्वारा के साथ सब्जेक्ट को लिखा है ना, ये भी किस में आएगा? ये भी राइट टू लेफ्ट वाले पार्ट में, यानी कि पैसिव वाले पार्ट में आएगा। और आप जो सेंटेंस किससे बनाएंगे? विल बी थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। जैसे मान लो मैं ये कहूं, कल आपको टेंस का अगला पार्ट समझाया जाएगा। आप देखो, टेंस का अगला पार्ट आपको समझाया जाएगा। कौन समझा रहा है? इसमें इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपको लगता है कि इसमें डूअर को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, इन दैट सिचुएशन पैटर्न कौन सा होगा वर्ब का? वर्ब का पैटर्न कौन सा होगा? राइट टू लेफ्ट। और जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, जब डूअर नहीं होता है इंपॉर्टेंट, तो विल भी थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, रूट फॉर्म का यूज होता है। आया समझ में? तो इस तरह से हमने इसमें वर्ब पैटर्न को समझा। देखो, इसमें वर्ब पैटर्न हमने दो तरह के काम लिए। अगर सेंटेंस लेफ्ट टू राइट यानी कि एक्टिव सेंटेंस है, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यदि सेंटेंस जो है आपका पैसिव है, यानी कि पैटर्न राइट टू लेफ्ट होगा, तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। फर्क इतना ही है, जब आपका डूअर महत्वपूर्ण है, वो आपके सेंटेंस की वर्ब को लीड करता है, तो लेफ्ट टू राइट। सेंटेंस की वर्ब को लीड यदि आपका डूअर ना करे, तो फिर वो राइट टू लेफ्ट होगा। और जब राइट टू लेफ्ट होगा, तो पैटर्न सेकंड काम आएगा। जब पैटर्न सेकंड काम आएगा, तो सेंटेंस हमेशा पैसिव होगा। आया समझ में? अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि जो आपके एडवर्बल्स है, वो कौन कौन से इसमें यूज आते हैं, उस आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हम कुछ हिंदी के सेंटेंस इसमें सॉल्व करना चाहेंगे इस पार्ट को समझने के लिए। तो जरा बोर्ड पर ही रुकें और समझने का प्रयास करें। हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम इसको जो है कुछ उदाहरण से इसके वर्ब पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। हम दोनों प्रकार के सेंटेंस लेंगे, पैटर्न फर्स्ट और पैटर्न सेकंड। जैसे कि एक सेंटेंस दिया, मोहन एक किताब पढ़ेगा। ये एक सेंटेंस है। एक किताब मोहन के द्वारा पढ़ी जाएगी। ये एक, ये दो, एक और देखें। मैं कल जयपुर जाऊंगा। वह एक आम खाएगा। एक आम खाया
जाएगा। अब हम इसमें ये तय करेंगे कि कौन से सेंटेंस में किस वर्ब पैटर्न का यूज करना है। बस यहाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा कंसेप्ट को जनरेट करने के लिए। देखो यहाँ सबसे पहले आप देखो इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, डूअर कौन है। Whenever we have doer in the sentence, always we must follow the pattern left to right. We must follow the pattern left to right, यानी कि हम लेफ्ट से शुरू होंगे राइट की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे हमने लिखा मोहन, अब ये पढ़ेगा, तो पढ़ेगा यानी कि रीड, हमने लिखा विल रीड अ बुक। ठीक है, अब इसमें हम अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। एक किताब मोहन के द्वारा पढ़ी जाएगी। अब फोकस सारा का सारा कहाँ है, किताब पर, या व्यक्ति तो नहीं है, वो तो है नहीं जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। तो फिर हम इसको कैसे करें। यहाँ वैसे लिखा हुआ है मोहन के द्वारा, लेकिन जब भी हिंदी में मोहन के द्वारा या उसके द्वारा, राम के द्वारा, सोहन के द्वारा, सीता के द्वारा, मेरे द्वारा ऐसा लिखा हुआ आए तो आप मान के चलें कि वो पैटर्न हमेशा राइट टू लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो डूअर की जगह कौन है, एक किताब पढ़ी जाएगी, ये पढ़ने का जो काम है वो किस पे होगा, किताब पे होगा, तो ये राइट टू लेफ्ट होगा। यहाँ पर आप लिखोगे ए बुक। अब इसमें आप देखो पढ़ी जाएगी विल रीड, विल रीड। अब ए बुक विल रीड, अब यहां हमें ये लिखना होगा विल बी रेड। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखो पढ़ी जाएगी, ये राइट टू लेफ्ट है, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट की जगह, डूअर की जगह हमने किसको लिखा, किताब को लिखा। किताब को पढ़ने का काम होगा, किताब पर काम किया जा रहा है। फिर मोहन के द्वारा है तो उसको हम लिखेंगे बाय मोहन। ठीक है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, कौन जाएगा, मैं, आई विल। ठीक है, आई विल गो टू जयपुर। ठीक है, अब यहां विल का यूज क्यों किया, वैसे हमारे पास एक कंसेप्ट है कि आई के साथ हम, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, पर जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शैल और विल दोनों की जगह जो है विल का यूज किया जाता है। शैल और विल वाला जो कंसेप्ट है वो मॉडल में छोड़ दिया गया है। वह एक आम खाएगा, अब देखो काम कौन करेगा, ही करेगा, खाएगा विल ईट। अब ये दोनों मिलकर के किस पे काम करेंगे, एक आम पर, ए मैंगो। ठीक है, अब एक आम खाया जाएगा। अब देखो इसमें काम कौन कर रहा है उसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि अब हमारा फोकस, हम कहना किसके बारे में चाहते हैं, बात किसके बारे में करना चाहते हैं, आम के बारे में। तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, ए मैंगो, खाया जाएगा, विल बी ईटन बाय, इसमें लिखा नहीं है, अगर यहां किसी का नाम होता तो वो यहां आ जाता, अदरवाइज सेंटेंस यहीं खत्म होगा, ए मैंगो विल बी ईटन। अगर यहां लिखा जाता एक आम कल खाया जाएगा, तो फिर यहां आप लिख सकते हो टुमारो। आया समझ में। तो देखो यहां जो पैटर्न है वो कौन सा है, जहां डूअर एक्टिव है तो वहां पर हमेशा पैटर्न फर्स्ट यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेकिन जहां पर पैटर्न सेकंड आता है वो पैसिव होगा, वहां पर राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से वह एक आम खाएगा, लेफ्ट टू राइट, लेकिन एक आम खाया जाएगा, राइट टू लेफ्ट। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि जब मैं कहूँ लेफ्ट टू राइट, अगर ऐसा है तो उसका एक्टिव होने की संभावना ज़्यादा है। जब मैं कहूँ कि पैटर्न जो है वो राइट टू लेफ्ट है तो उसके पैसिव होने की संभावना है। आया समझ में। तो इस तरीके से हमने समझा, नंबर एक हमने समझा कि जनरल कंसेप्ट क्या है, दूसरा हमने समझा कि वर्ब पैटर्न कितने तरह के हैं, दो तरह के वर्ब पैटर्न इसमें काम आते हैं, तीसरा हम इसमें समझेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है एडवर्बियल्स जो है
यानी कि एडवर्बल्स कौन कौन से यूज आते हैं, उन पर कैसे प्रश्न बनते हैं, वो हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम आगे चलते हैं। हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से जो टाइम एडवर्ब्स है जो काम आते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो अब हम इसमें बात करेंगे टाइम एडवर्बल्स की। कौन कौन से हैं जो टाइम एडवर्बल्स इसमें काम आते हैं। तो देखें, फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले वो शब्द टुमारो, किसको इंडिकेट करने वाले, फ्यूचर को दर्शाने वाले शब्द जिसको आप एडवर्बल्स कहते हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट, है ना, इन ए फ्यू, उसके बाद कोई समय आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से द फॉलोइंग, उसके बाद कोई समय हो सकता है, द कमिंग, उसके बाद प्लस कोई समय हो सकता है। अगर ऐसे शब्द जो फ्यूचर, आने वाले समय को इंडिकेट करने वाले आए तो उसमें ज़्यादा संभावना है कि उसमें आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करें। आया समझ में। अब इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं, मोस्टली जो 10th क्लास है या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके कंपटीशन के हिसाब से अगर हम सोचें तो उसमें प्रश्न इस बेस पर बनते हैं। हम एक दो उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा सी, यहाँ आपका प्रश्न है सी ब्रैकेट में कुक है फूड इन कमिंग डेज, इन कमिंग डेज, ये हमने क्वेश्चन लिखा। दूसरा हमने लिखा महेश फिनिश हिज लेसन टुमारो। अब आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, इट मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट देयर द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज गिवन यू इन द ब्रैकेट। आपको उसका वर्ब का सही रूप सेलेक्ट करना है। In this situation, what should we do? First of all, you have a look towards the adverbals that is given in the sentence, the words that indicates the future tense, and that is in first sentence is in coming days, आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा, will cook। इसी तरीके से महेश फिनिश हिज लेसन टुमारो, यहाँ कमिंग डेज था या टुमारो है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो फिर देखो यहाँ फिनिश दिया हुआ है तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल फिनिश का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, उसको पहचानते कैसे हैं, उसमें वर्ब पैटर्न कौन सा आता है, और उसके बाद हमने उसमें समझा एडवर्बल्स के आधार पर उनके प्रश्न कैसे बनते हैं। एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे इसके यूसेज क्या है, ठीक है। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को लगातार पसंद किया, आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस को पसंद करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और इसको शेयर करते रहें। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जानना है, पूछना है, आप अपने चैनल को अच्छा, सुंदर, बेहतर बनाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।